नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है हम लोग हिंदी के मेजर पेपर 6 का जो है यूनिट 4, 5 और 6 के सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूटी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग जितने भी मेजर पेपर 6 के 4, 5 और 6 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सभी को जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कल जो है मैंने आप सभी को यूनिट 1, 2 और 3 जो है करवा दिया था। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब मैंने कल करवा दिया था, कल वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में आप वहाँ देख सकते हैं। सारी ऑब्जेक्टिव्स के क्लासेस जो है वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग यूनिट 4 पर जो है यूनिट 4 का जो यूनिट 4, 5 और 6 का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को जो है हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका यूनिट 4 का। यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है अलंकार के बारे में, जो मैं आप लोगों को जल्द ही जो है मेजर पेपर 6 की क्लासेस करवाऊंगी। यूनिट 2 तक जो है मैंने करा दिया है, यूनिट 3, 4, 5 और 6 बाकी है करवाना। तो बहुत जल्द मैं क्लासेस लेकर आऊँगी, एग्ज़ाम से पहले करवा दूँगी। तो यूनिट 4 में जो है हम लोगों को पढ़ना है प्रमुख अलंकारों के बारे में। तो जो भी प्रश्न होंगे अलंकार से प्रश्न होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, अलंकारों के कितने भेद हैं। अलंकार के कितने भेद हैं आपको ये बताना है। तो अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। कोई भी पंक्ति हो, उसमें अगर उनके शब्दों में एक ही वर्ण अगर एक से अधिक बार आता है तो उसको जो है कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। कोई भी पंक्ति हो, अगर शब्द जो है उसमें एक ही वर्ड बार बार यदि आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। जब एक व्यंजन की आवृत्ति जो है बार बार होती है तब उसको हम लोग कौन सा अलंकार कहते हैं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्त्यानुप्रास जो है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यमक का अर्थ क्या होता है। यमक जो है, यमक का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो यमक का अर्थ है 2। यमक माने यमक का जो यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है, यमक का जो भेद बताया जा रहा है यहाँ पे 2। अगला प्रश्न, श्लेष का अर्थ क्या होता है। तो श्लेष का अर्थ जो है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे। आपको बताना है कि छंद शास्त्र के जो है आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो आचार्य पिंगल को जो है माना जाता है छंद शास्त्र के प्रणेता। अगला प्रश्न है आपके सामने, दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं आपको ये बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को क्या कहते हैं। 22 से लेकर 26 वर्ण तक के जो छंद होते हैं उसको जो है सवैया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उल्लाला छंद को और किस छंद के नाम से भी जाना जाता है। उल्लाला छंद को जो है इसका एक और नाम कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रमणि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रोला सममात्रिक छंद होता है, इसमें कितने चरण होते हैं। रोला सममात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं आपको ये बताना है। तो इसमें जो है आपके 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 प्रश्न हैं यूनिट 4 के। इसके बाद बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में जो है हम लोगों को पढ़ना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास। पाश्चात्य, भारतीय, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास था, और यूनिट 5 और 6 में जो है हम लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इतिहास के बारे में। तो इससे पहला प्रश्न है आपके सामने कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभ, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्लेटो से माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु महत्व देते हैं। प्लेटो और अरस्तु किसको महत्व देते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, अनुभववाद को जो है ये दोनों महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे आपको ये बताना है। तो सिकंदर के गुरु जो थे वो थे आपके अरस्तु। अगला प्रश्न है आपके सामने, पेरी इप्सुस किसकी रचना है? पेरी इप्सुस जो है ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो ये जो रचना है ये है लोंजाइनस की। लोंजाइनस की जो है ये रचना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस फ्रांसीसी विद्वान ने पेरी इप्सुस का फ्रेंच अनुवाद किया था? कौन से फ्रांस के विद्वान थे जिन्होंने इस किताब को जो है फ्रेंच में अनुवाद किया था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बोइलो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के भाष्यकार हैं। आपको बताना है कि काव्य शास्त्र के भाष्यकार कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, बुचर जो है ये काव्य शास्त्र के भाष्यकार हैं। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस का उदात्त विरोधी तत्व नहीं है। लोंजाइनस का उदात्त विरोधी तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उचित विस्तार। अगला, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अनुकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था आपको ये बताना है। तो अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। अगला क्वेश्चन, काव्य के उदात्त सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काव्य के उदात्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोंजाइनस। अगला प्रश्न, अरस्तु ने त्रासदी के कितने तत्व बताए? अरस्तु ने त्रासदी के कितने तत्व बताए हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। अरस्तु ने त्रासदी के 6 भेद बताए हैं, 6 तत्व बताए हैं। चलिए, ये हो गया आपका यूनिट 5 का सारा प्रश्न। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। तो यूनिट 6 में जो है हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि यूनिट 6 में जो है इसमें पढ़ना है आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। इसके बाद पढ़ना है कोलरिज के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे क्रोचे के बारे में। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलियट की कुछ काव्य संबंधी मान्यताएं हैं और कौन कौन से इलियट के सिद्धांत हैं इसके बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच किसका पहला कविता संग्रह माना जाता है? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच जो है ये कविता है, ये किसका जो है माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ की कविता है ये। आगे बात करते हैं, किसका मानना था कि काव्य भाषा में जीवंत संवेदन की स्थिति होना अति आवश्यक है? कौन मानते थे कि काव्य भाषा में जीवंत संवेदन की जो स्थिति है वो होना अति आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ जो है सही हो जाएगा आंसर आपका। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक किसकी कृति है? एस्थेटिक जो है ये किसकी कृति है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोचे। अगला प्रश्न है, सीमित मन में असीम सत्ता की सर्जना शक्ति की आवृत्ति है। सीमित मन में असीम सत्ता की सर्जना शक्ति की आवृत्ति है, ये कथन किसका है, किसने कहा था, ये आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर सही हो जाएगा आपका, ये कोलरिज ने कहा था। अगला बात करते हैं, फैंटेसी किस भाषा का शब्द है? फैंटेसी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो ये जो है आपका यूनानी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, द राइम ऑफ द एशिएट मैरिनर किसकी काव्य कृति है? द राइम ऑफ द एशिएट मैरिनर किसकी काव्य कृति है आपको ये बताना है। तो ये कोलरिज की काव्य कृति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी दर्शन को स्पष्ट किसने किया था? ये जो है आपके स्वच्छंदतावादी दर्शन को किसने स्पष्ट किया था आपको ये बताना है। तो इसको भी स्पष्ट किया था कोलरिज ने। आगे बात करते हैं, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसने दिया था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोचे ने दिया था। अगला बात करते हैं, निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं आपको ये बताना है।
तो इसमें जो है टी.एस. एलियट जो हैं ये सही हो जाएगा आंसर आपका। इलियट ने काव्य के कितने स्वर बताए हैं? आपको बताना है कि इलियट जो है ये काव्य के कितने स्वर बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इलियट ने काव्य के 3 स्वर बताए हैं। तो ये जो है आपका यूनिट 4, 5 और 6 का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये सब मैंने इस वीडियो में करवा दिया है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे उत्तरों को याद रखिए ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको ना हो। और इसके बाद जो है ये यूनिट 6 तो ख़त्म हो गया आपका। अब यूनिट 6 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय, वो सब मैं जो है अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तब तक मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।